जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। पास्ट पेपर्स के अलावा पास्ट पेपर की डिस्कशन अभी स्टार्ट करवाते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? जी जी पूछिए, जी पूछिए। चलिए पास्ट पेपर की डिस्कशन स्टार्ट। देखिए, बेसिक रूल हमारा ये है कि जिस टाइप ऑफ कंपनी के लिए लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया उसके लिए तो रिस्ट्रिक्शन है, जिसके लिए मेंशन नहीं किया उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे लोन में उन्होंने ये कहा कि ए कंपनी कैन गिव लोन टू डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी या डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, होल्डिंग को अंडरलाइन कर लीजिए। क्या सब्सिडरी को उसने मेंशन किया तो इसका मतलब क्या है? सब्सिडी के ऊपर पाबंदी नहीं है। जिसको मेंशन नहीं किया इसका मतलब उस पर लीगल प्रोविजन कोई भी, सिर्फ यही नहीं, कोई भी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या डायरेक्टर सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर्स को लोन दिया जा सकता है? तो यहाँ पे चूंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसका मतलब है दिया जा सकता है। और की क्वेश्चन जी। अपने पर्सनल पर्पस के लिए आउट ऑफ द कंट्री जाए, उसे अप्रूवल मिल जाए तो वो अल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अगर कोई डायरेक्टर आउट ऑफ पाकिस्तान जाता है पर्सनल पर्पस के लिए तो क्या वो अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, अगर उसे डायरेक्टर्स अप्रूव कर देते हैं तो बिल्कुल कर सकता है अल्टरनेट। ठीक है, लेकिन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, वो 90 दिन से ज्यादा के लिए जाए। जी, director cannot assign his office to any other person and such assignment shall be void. सर इसके लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है ab initio। हाँ, ab initio, void ab initio का मतलब होता है फ्रॉम इनिशियल स्टेज। ab initio मतलब फ्रॉम इनिशियल स्टेज, यानी अगर कोई असाइनमेंट होती भी है तो ये पहले दिन से ही void समझी जाएगी। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टार्ट में वैलिड होती हैं, बाद में किसी वजह से इनवैलिड हो जाती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टार्ट में पहले दिन से ही इनवैलिड होती हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट डिफेक्टो डायरेक्टर, वो वाइड था लेकिन वाइड एब इनिशियो नहीं था। आपको याद है हमने ये पढ़ा था कि जो उसके प्रीवियस डिसीजन है वो वैलिड समझे जाएंगे, वो कैंसिल नहीं होंगे। अगर वाइड एब इनिशियो होता तो उसके प्रीवियस डिसीजन भी स्टार्ट से ही सारे कैंसिल हो जाते, तो वो नहीं हमने पढ़ा। लेकिन यहां पे कह रहा है अगर किसी डायरेक्टर को ऑफिस असाइन किया जाता है तो ये असाइनमेंट वाइड एब इनिशियो होगी, यानी पहले दिन से ही ये इनवैलिड होगी, इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। ठीक है, ये मर्केंटाइल लॉ में बार बार वर्ड आएगा वाइड एब इनिशियो का। ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा। ये वो जो लिस्ट बना रहे हैं ना हम ऐसे कंसेप्ट की जो मर्केंटाइल लॉ में यूज होने हैं, उसमें ये वाइड एब इनिशियो भी लिख लीजिए। जी, जब एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करके चला जाता है तो डिविडेंड डिवाइड होगा तो वो इसको मिलेगा या जो अपॉइंट करके गया है? देखें, अगर डायरेक्टर किसी और को अपॉइंट करके चला गया है असाइनमेंट ये इसमें अल्टरनेट या सब्सिट्यूट डायरेक्टर के तौर पे, तो इसमें अब उसको जो रिम्यूनरेशन मिलेगी वो किसको मिलेगी, इसके बारे में लॉ साइलेंट है। तो हमें भी इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि इसकी रिम्यूनरेशन किसको मिलेगी। जी, और कोई क्वेश्चन? जैसे जिस डायरेक्टर दे, अगर कोई डायरेक्टर अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर को अपॉइंट करता है तो वो किस दिन वापस अपनी सीट को रिज्यूम करेगा? जिस दिन पाकिस्तान वापस आया, जिस दिन ऑफिस में पहुंचेगा। जैसे ही पाकिस्तान में वापस आया वो उसका स्टेटस बहाल हो गया एज डायरेक्टर। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन 37 कह रहा है इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 एक्सप्लेन द कंडीशन व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद इफ कंपनी विशेस टू ग्रांट लोन टू इट्स डायरेक्टर्स। अगर कंपनी डायरेक्टर को लोन देना चाहती है क्या करें? अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, प्लस अगर लिस्टेड कंपनी है कमीशन की अप्रूवल, प्लस आगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली एक्सेप्शन लिखनी चाहिए कि नहीं?
बिल्कुल लिखनी चाहिए, शाबाश जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अप्रूवल ऑफ कमीशन इज आल्सो रिक्वायर्ड का मतलब है मेंबर की अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होगी और उसके बाद फिर कमीशन की अप्रूवल की भी रिक्वायर्ड। 38 आजाद लिमिटेड एएल इज ए लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड को अंडरलाइन कर लीजिए। स्टेटस ऑफ कंपनी हमें क्वेश्चन का आंसर करते हुए हेल्प करता है। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ electrical appliances. Mr. Majnu, a director of AL, has applied for an interest-free loan from the company to be repayable in 5 years. In view of the provisions of the Company Act 2017, describe the circumstances under which AL may grant loan to Mr. Majnu. जी, क्या कंडीशंस होगी? दोनों लिखेंगे, मेंबर्स की अप्रूवल जनरल मीटिंग में भी और लिस्टेड कंपनी या कमीशन की अप्रूवल भी। अच्छा, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली एक्सेप्शन लिखेंगे कि नहीं? क्यों नहीं लिखेंगे भला? क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है कि उसका बिजनेस जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का है, ठीक है, बैंक नहीं है कोई। अगर कोई बैंक होता तो फिर हम वो वाली कंडीशन लिखते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसमें जरूरत ही नहीं है। 39 व्हाट इज एन अल्टरनेट डायरेक्टर? अल्टरनेट डायरेक्टर कौन है? ठीक है, जो किसी दूसरे डायरेक्टर की जगह पे अपॉइंट होता है, जो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। हाउ एंड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस में ही बी अपॉइंटेड? कैसे अपॉइंट होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के लिए? किन सर्कमस्टेंसेस में? अगर डायरेक्टर 90 डेज के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। व्हाट राइट्स डज ही हैव? सेम राइट जो एक डायरेक्टर के हैं, सिमिलर राइट्स होंगे अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर के। When does a person cease to be an alternate director? जैसे ही वो दूसरा डायरेक्टर वापस पाकिस्तान आता है तो वो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं रहता। प्रीवियस डायरेक्टर कहेंगे? नहीं, प्रीवियस डायरेक्टर नहीं कहेंगे, उसे सिर्फ सिंपल डायरेक्टर कहेंगे। इसके लिए टर्म यूज होती है अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर, और जो रेगुलर डायरेक्टर है उसके लिए सिर्फ डायरेक्टर की टर्म यूज होती है। क्वेश्चन 40 Explain the provisions of Companies Act 2017 regarding distribution of gifts to members. Not allowed. What are the provisions of making political contribution under the Companies Act? ये भी not allowed. Discuss the provisions. Question 41. Discuss the provisions relating to payment of remuneration to any of the directors for attending the board meetings and performing extra services. क्या provisions हैं? कि डायरेक्टर्स भी डिसाइड कर सकते हैं और कंपनी भी डिसाइड कर सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। 42 Moonlight Power Limited MPL is a company listed on Karachi and Lahore stock exchanges. Mr. Bashar has been working as a CEO of the company. In the month of July 2013, Mr. Iftihar, a director on the board of MPL, informed the CEO that he is planning to move to Europe for 6 months to set up his own business. डायरेक्टर ने कहा कि वो यूरोप मूव करने जा रहा है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। रिक्वायर्ड मिस्टर बशीर कॉल्ड द कंपनी सेक्रेटरी to his room and asked him to ascertain the legal requirements in respect of the following. Is this mandatory for Mr. Iftihar to attend the annual general meeting of the company to be held in December 2013? क्या ये लाजमी है? डायरेक्टर है ना मिस्टर इफ्तिहार, क्या उसके लिए लाजमी है जनरल मीटिंग अटेंड करना? लाजमी नहीं है। जनरल मीटिंग की बात की जा रही है, बोर्ड मीटिंग की नहीं की जा रही। लाजमी नहीं है। अच्छा, जनरल मीटिंग क्या मेंबर्स के लिए जनरल मीटिंग अटेंड करना लाजमी है? उनके लिए भी लाजमी नहीं है, राइट है, उनका मर्जी है जनरल मीटिंग में जाए, मर्जी है। आपका क्या हाल है, जब कभी जनरल मीटिंग होगी 100% के 100% शेयर होल्डर वहां में मौजूद होते होंगे? नहीं होते, उनका राइट है, लाजमी नहीं है। अच्छा, क्या मेंबर बीइंग मेंबर बोर्ड मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं? अच्छा, मैंने 2 दफा कलमा हूं, एज मेंबर खास तौर पे कहा, मेंबर एज मेंबर जो डायरेक्टर नहीं है, क्या बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता है? नहीं कर सकते।
अच्छा, क्या डायरेक्टर के लिए बोर्ड मीटिंग अटेंड करना लाजमी है? नहीं लाजमी। 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स मिस नहीं होनी चाहिए। हर मीटिंग अटेंड करना लाजमी नहीं है। हर मीटिंग अटेंड करना लाजमी नहीं है। नहीं, आपने कोई कंसेप्ट सही नहीं बताया। दोबारा क्वेश्चन, क्या मेंबर्स के लिए जनरल मीटिंग अटेंड करना रिक्वायर्ड है? क्या मेंबर्स बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? क्या क्या डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। आप ना राइट और ड्यूटी में फर्क नहीं कर पा रहे। राइट का मतलब होता है चाहे आप ये काम करें चाहे ना करें। ड्यूटी का मतलब है आपको ये काम लाजमी करना है। डायरेक्टर्स का राइट है जनरल मीटिंग अटेंड करें या ना करें। अगर कोई नहीं करना चाहे ना करें। इसी तरह बोर्ड मीटिंग भी राइट है उनका अटेंड करना, चाहे करे चाहे ना करे। लेकिन बोर्ड मीटिंग में रिस्ट्रिक्शन एक है, क्या? 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स नहीं, 3 कंसेक्टिव में से एक मीटिंग लाजमी अटेंड करनी है। लेकिन हर मीटिंग अटेंड करना लाजमी नहीं है। तो बताइए अब, इज दिस मैंडेटरी मिस्टर सार टू अटेंड एजीएम ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड इन सितंबर? नहीं, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज इफ मिस्टर इफ्तिखार डज नॉट अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग ड्यूरिंग हिज वेकेशन? ब्रीफली स्टेट। जी, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अब अगर मिस्टर इफ्तिखार बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता है इस वेकेशन के दौरान में? अगर 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स वो स्किप कर देता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऑफिस वेकेट हो जाएगा उसका। जी, 6 मंथ के लिए जा रहा है। 1 मिनट हारे, अब कहें इसमें तो 3 मीटिंग हो ही नहीं सकती, कहें नहीं कहें 1 इन क्वार्टर का पढ़ा था ना हमने, वो अपनी कैलकुलेशन काउंटिंग के हिसाब से सही लगा रहे हैं। वो मिनिमम है मेरे भाई, 1 इन क्वार्टर रिक्वायर्ड है, वरना हो सकता है हर मंथ एंड पे भी बोर्ड मीटिंग हो रही है। हमने केस स्टडी पढ़ी नहीं है, 1-2 केस स्टडी हमने ऐसी पढ़ी जिसमें वो कहता है हर महीने बोर्ड मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो 1 इन ईच क्वार्टर रिक्वायर्ड है, हो सकता है प्रैक्टिकली उससे ज्यादा भी हो रही है। Third, is there any way Mr. Iftikhar can identify another person to act as director in his place? And if yes, then state. क्या कि दूसरा तरीका है क्या? असाइनमेंट ऑफ ऑफिस के जरिए? नहीं, असाइनमेंट के जरिए नहीं, बिल्कुल अल्टरनेट या सब्सिट्यूट डायरेक्टर के जरिए। और इसकी कंडीशन लिख देंगे। क्या कंडीशन है भला? 90 डेज के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल होगी, और जैसे ही वापस आएगा वो पुराने वाला जो है वो अपने सीट छोड़ देगा। नेक्स्ट केस स्टडी 43 क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेदर आर नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2017। ए कंपनी में चेंज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग एट विच द इलेक्शन इज टू बी हेल्ड। इसमें 2 गलतियां। कंपनी को अंडरलाइन कीजिए। जो कंपनी है, शायद मैंने पहले भी आपको बताया, ये एक जनरल टर्म है, जेनेरिक वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी में जो भी लोग हैं ये सारे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, शेयर होल्डर्स भी, डायरेक्टर्स भी, दूसरे ऑफिसर्स भी। तो हम कंटेक्स्ट के लिहाज से अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे किसकी बात हो रही होगी। तो यहाँ चूंकि जनरल वर्ड है तो इससे हमें ये लग रहा है कि शायद डायरेक्टर्स भी चेंज कर सकते हैं और मेंबर्स भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि हमें पता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक दफा फिक्स हो जाए तो सिर्फ कौन चेंज कर सकता है? मेंबर चेंज कर सकते हैं। पहली गलती तो ये। दूसरी गलती, क्या 21 दिन पहले चेंज हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं, इवन सेम मीटिंग में भी चेंज हो सकते हैं पहले, डायरेक्टर के इलेक्शन से पहले। जिस मीटिंग में इलेक्शन हो रहे हैं उस मीटिंग में भी नंबर ऑफ डायरेक्टर को चेंज किया जा सकता है मेंबर्स की अप्रूवल के साथ। क्लियर? ये B. Directors' remuneration for performance of extra services including the holding of office of the chairman or attending the board meeting is decided by the chief executive. Chief executive decide करता है, वो तो कंपनी और बोर्ड डिसाइड करते हैं in accordance with provisions of articles.
सी ए डायरेक्टर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस टू अनदर पर्सन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो मैंने क्या बताया, जब कभी असाइनमेंट की बात करें हमने सिर्फ यस नो कर देना है कि लाजमी सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की बात करनी है, लाजमी सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की बात करनी है। तो हमने कहना है कि जी कर सकता है, ये असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं कर सकता, हाउएवर अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर को बाइंड कर सकता। 43 क्लियर। आगे चलता है 44 पे। कह रहे हैं इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 एडवाइज द डायरेक्टर्स ऑफ केएम लिमिटेड ऑन फॉलोइंग मैटर्स। A Faisal, one of the director, wishes to assign his office to Saeed as Faisal is going abroad for personal work. साइन नहीं कर सकता, however नहीं भूलना वरना आपका क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं होगा। B. CEO has refused the personal loan application of Y, who is also employed as a technical director, on the premise that grant of any loan to directors is prohibited under the law. बताइए क्या डायरेक्टर को कोई भी लोन नहीं दिया जा सकता कि दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। कंडीशन क्या है? मेंबर्स की तरफ से अप्रूवल हो, अगर लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन की तरफ से अप्रूवल। यहां पे नेचर ऑफ कंपनी नहीं बताई उसने, बैंक है कि नहीं है। तो मेरा ख्याल है बेहतर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले प्रोविजन बता देने चाहिए, एक्सेप्शन। जी 44 क्लियर। चलिए अब आते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। के डायरेक्टर्स का अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है तो क्या उसे बाकी के दूसरे डायरेक्टर्स को बता देना चाहिए कि सर मेरा इसमें इंटरेस्ट? बिल्कुल बता देना चाहिए। देखिए लॉ मना नहीं करता कि कोई भी डायरेक्टर अपनी कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे हो सकता है डायरेक्टर डायरेक्टली उसका अपना बिजनेस कोई और भी हो और वो कंपनी को कोई चीज सप्लाई करता हो, उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा। मे बी उसका इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो, यानी हो सकता है उसका भाई स्पाउस वगैरह, जो फॉर एग्जांपल स्पाउस जो है उसका बिजनेस है और वो उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें डायरेक्टर इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड होगा। तो लॉ मना हरगिज नहीं करता, कहता है कर सकते हैं। देखिए बाहर की दुनिया के साथ अगर कंपनी ने ट्रांजैक्शंस करनी है तो डायरेक्टर के साथ करने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हम भी फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे जाते हैं कोई चीज लेने के लिए किसी मार्केट में, तो हमारी कोशिश होती है कि जान पहचान वाले बंदे के अगर कोई है मार्केट तो वहां उसके पास चले जाएं, तो ट्रांजैक्शन इलीगल नहीं होती। लेकिन उसमें रिस्क ये होता है कि कहीं इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट की वजह से डायरेक्टर कोई अनड्यू एडवांटेज ना उठा ले कि कंपनी को नुकसान हो रहा और इसको फायदा हो रहा। इसीलिए लॉ ने यह कहा कि डायरेक्टर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है। डायरेक्टली का मतलब क्या? डायरेक्ट खुद। इनडायरेक्टली का मतलब क्या? अपने कुछ रिलेटिव्स के थ्रू। अगर इंटरेस्टेड है तो वो बाकी के डायरेक्टर्स को बता दे और फिर साइड पे हो जाए, यानी उस ट्रांजैक्शन की जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो रही होंगी, डिसीजन हो रहा होगा कि ये एग्रीमेंट होना चाहिए या नहीं, या होना चाहिए तो किन टर्म्स एंड कंडीशन पे होना चाहिए, उस पे इन्फ्लुएंस होने की कोशिश ना करें, अलग हो जाए। और ये प्रोविजन बिल्कुल लॉजिकल है, समझ में आती है, इसी तरह ही होना चाहिए। आज का कंसेप्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें वो यही चीजें डिस्कस कर रहा है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी डायरेक्टर, उसका कोई इंटरेस्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। अब कब डिस्क्लोज करेगा, कैसे डिस्क्लोज करेगा,
किसको डिस्क्लोज करेगा और कब ये डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले स्टडी करेंगे कि डिस्क्लोज क्या करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है, कब डिस्क्लोज करना है, व्हेन टू डिस्क्लोज, और फिर डिस्क्लोज करने के बाद उसके ऊपर पाबंदियां क्या लगेगी, ये कंसेप्ट स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट टू डिस्क्लोज में, कि डिस्क्लोज क्या करना है। देखिए सिंपल, अगर कोई किसी भी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब क्या, वो खुद, इनडायरेक्टली का मतलब क्या, स्पाउस, माइनर चाइल्ड या पेरेंट्स के थ्रू। यानी अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है डायरेक्टर के साथ नहीं, उसके स्पाउस के साथ, माइनर चाइल्ड के साथ, पेरेंट्स के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है, डायरेक्टर के साथ नहीं, डायरेक्टर की जो कंपनी है कोई और, उसका कोई और बिजनेस, उसके साथ नहीं, बल्कि डायरेक्टर की जो स्पाउस है, माइनर चाइल्ड है या पेरेंट्स है, उनका बिजनेस है, उस बिजनेस के साथ इस कंपनी का एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये होगा इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। तो अगर डायरेक्टर डायरेक्टली इंटरेस्टेड है या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, किसी इन ए प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट, इन ए प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर डायरेक्टर कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, इसमें पहली चीज मुझे बताइए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क समझ आ गया? अच्छा, आप नोट कीजिए, इसमें लिखा हुआ है इन ए प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है या होना है? तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले बताना चाहिए, फायदा तो तभी है ना। ये तो नहीं वारदात के बाद बता ले भैया हमने वारदात कर दी, ऐसे थोड़ी है, पहले बताए तभी फायदा है, तभी डायरेक्टर ध्यान से देख सकेंगे दूसरे डायरेक्टर्स कि ये मार्केट या फेयर टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक ट्रांजैक्शन हो रही है कि नहीं। तो ये व्हाट टू, फिर व्हेन टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज करना कब है, दूसरा कंसेप्ट हम ये स्टडी, डिस्क्लोज करना कब है। जनरल रूल ये है कि ट्रांजैक्शन से पहले डिस्क्लोज होना चाहिए। जैसा हमने पढ़ा कि प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना हो, प्रपोजल चल रहा हो, तो उस वक्त इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। अब इसमें दो केसेस है, डिपेंड करता है कि क्या ट्रांजैक्शन रिक्वायर करती है डायरेक्टर्स की अप्रूवल, बोर्ड अप्रूवल, या ट्रांजैक्शन बोर्ड अप्रूवल रिक्वायर नहीं करते। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आपको याद होगा हमने डायरेक्टर्स की पावर पढ़ी, सेल अगर करना हो एसेट, फर्ज कीजिए गाड़ी सेल करनी है कंपनी ने, अगर उसकी बुक वैल्यू 40-50 हजार है या कोई और एसेट, छोटा मोटा एसेट जिसकी वैल्यू क्या है 40-50 हजार छोटा, अब मुझे बताइए क्या इस ट्रांजैक्शन के लिए बोर्ड की अप्रूवल रिक्वायर्ड है? बोर्ड की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। क्या अब अगर कोई डायरेक्टर ये चाह रहा है कि 40-50 हजार का एसेट बाहर का बंदा खरीद सकता है, चलो मैं अपने घर में टीवी है, एसी है, चलो मैं एसी खरीद के अपने घर में लगवा लेता हूं, क्या इस ट्रांजैक्शन के लिए बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए या उसे वेट करना चाहिए कि अगली जब बोर्ड मीटिंग होगी मैं उसमें डिस्क्लोज करूंगा फिर उसके बाद ही खरीद सकूंगा? नहीं, छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन है, जो छोटी ट्रांजैक्शंस है जिनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, बोर्ड अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं, उसके लिए लॉ ये कहता है कि आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अच्छा, ट्रांजैक्शन पे पाबंदी नहीं है, डिस्क्लोज ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, डिस्क्लोज भी करना है, लेकिन आप ट्रांजैक्शन के बाद डिस्क्लोज कर सकते हैं। यानी अगर ट्रांजैक्शन ऐसी है कि बोर्ड की अप्रूवल की जरूरत नहीं है तो डायरेक्टर वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, एसी खरीद सकता है बताए बगैर, लेकिन अब अगली वेरी नेक्स्ट मीटिंग जो होगी उसमें इसको डिस्क्लोज कर देगा। इन फर्स्ट मीटिंग आफ्टर ट्रांजैक्शन एंटर्ड, जब ट्रांजैक्शन होगी उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें वो इसको डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, डिस्क्लोजर अभी भी रिक्वायर्ड है, डिस्क्लोजर में उसने रिलैक्सेशन नहीं दी, सिर्फ टाइमिंग पे रिलैक्सेशन दी है, वरना नॉर्मली पहले डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है। ये प्री ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, ये पोस्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद बता दो। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर वो ऐसा एसेट है जो कि 5-6 लाख का है,
बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। अब एसी नहीं, अब बात गाड़ी पे पहुंच गए, ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग में देखिए दो सिचुएशन है, देखिएगा दिखने में लग रहा होगा आपको शायद उसने कम्प्लेक्स कर दिया, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझ लें फिर इसकी तरफ चलते हैं। फर्ज कीजिए कि गाड़ी खरीदना चाहता है कोई डायरेक्टर, तो उससे चाहिए या कोई एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारी वाली कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर तो उस कंपनी में डायरेक्टर की स्पाउस भी डायरेक्टर है या चीफ एग्जीक्यूटिव है या मेजॉरिटी शेयर होल्डर है उसके पास, तो हमारा डायरेक्टर, हमारी कंपनी का डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो गया कि नहीं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। अब उसको ये ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम जब कंसीडर हो रही होगी ना, फर्स्ट टाइम, उसी वक्त बता देना चाहिए, उसी मीटिंग में। देखिए मामला जब डिस्कस होते हैं तो बाज़ औक़ात वो पोस्टपोन हो जाते हैं। जैसे हमने अगर डिसाइड किया कि अब जो बोर्ड मीटिंग होगी इसमें 10 मैटर डिस्कस करने हैं, तो हमने मैटर डिस्कस करना शुरू किया, 10 बजे मीटिंग शुरू हुई, हमारा ख्याल था 4 बजे तक मीटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन 2-3 मामलात के ऊपर डिस्कशन ज्यादा हो गई। 4 बजे तक अब सिर्फ 6 जो मैटर्स थे वो रिजॉल्व हुए, बाकी 4 अभी डिस्कस ही नहीं हो सके। तो डायरेक्टर के पास ऑप्शन होती है, चाहे तो वो अब टाइम बढ़ा लें और लेट नाइट 8-9-10 बजे तक बैठ जाए कि सारे मैटर हल करके उठेंगे, लेकिन अगर उन्हें लगे कि अर्जेंट डिसीजन जरूरी नहीं है, वो मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं, एडजॉर्न कर सकते हैं कि अब बाकी के मामलात हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीक में बाकी के मामले, इसे कहते हैं मीटिंग एडजॉर्न होना। आपने शायद कभी सुना वो कोर्ट केसेस जो होते हैं मूवीज वगैरह में, उसमें भी बाज़ औक़ात कहता है कि कोर्ट इज एडजॉर्न। उसका मतलब ये होता है कि क्या फैसला हो गया? नहीं, उसका मतलब ये होता है कि अभी केस चल रहा है, लेकिन आज की पेशी का टाइम खत्म, अब बाकी अगली पेशी में देखेंगे क्या करना है। तो इससे एडजॉर्न हो सकता है। तो ये पॉसिबल है कि जब कोई डिस्कशन हो रही हो किसी मैटर के ऊपर, तो वो डिस्कशन कंप्लीट ना हो सके, मीटिंग एडजॉर्न हो जाए और बाकी की डिस्कशन नेक्स्ट मीटिंग में हो, ऐसा पॉसिबल है। अब फर्ज कीजिए कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हो रहा है, डायरेक्टर इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है उस ट्रांजैक्शन में, उसे चाहिए कि जिस वक्त पहली दफा डिस्कशन हो रही है ना, जब पहली दफा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हो रहा होगा, उसी वक्त उस मीटिंग में डिस्क्लोज कर दे कि सर मैं इसमें इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हूं। समझ आती है बात? अगली एग्जांपल, उस वक्त इंटरेस्टेड नहीं था, मीटिंग डिस्कस हुई कि जी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जाए कि नहीं। डायरेक्टर ने देखा हो यार इस कंपनी के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बड़ी अच्छी है और रिपोर्ट्स भी साथ अटैच हुई है, रिसर्च की है हमारी टीम ने, और इसके शेयर्स उम्मीद है कि आइंदा बड़े अच्छे जाएंगे। अब डिस्कशन कंक्लूड नहीं हो सकी, अगले हफ्ते पे एडजॉर्न हो गई। डायरेक्टर ने अगले 2-3 दिन में उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और फर्ज कीजिए कि उस कंपनी में स्पाउस को डायरेक्टर बनवा दिया या चीफ एग्जीक्यूटिव बनवा दिया, हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी उसमें। अब देखिए जब फर्स्ट टाइम डिस्कशन हो रही थी तब वो इंटरेस्टेड नहीं था, सब्सिक्वेंटली वो इंटरेस्टेड हुआ। अब बताइए उसने डिस्क्लोजर कब देना है अपने इंटरेस्ट का? क्या वो फर्स्ट मीटिंग जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट टाइम डिस्कस हुआ था उसमें डिस्क्लोजर दे सकता है? दे ही नहीं सकता, उस वक्त तो इंटरेस्टेड था ही नहीं। अब डिस्क्लोजर क्या उसे बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए? ये भी गलत है। अब कब देगा? लॉ कहता है वेरी फर्स्ट मीटिंग आफ्टर ही बिकेम इंटरेस्टेड। जब वो इंटरेस्टेड हुआ उसके बाद जो वेरी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा। ये बात समझ आती? तो डिस्क्लोजर कब करना है, ये पहले लॉ ने 2 हिस्से बनाए इसके, कि डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन में बोर्ड अप्रूवल रिक्वायर्ड है कि नहीं है। अगर तो बोर्ड अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है फिर तो कहानी बिल्कुल सिंपल, क्या भाई ट्रांजैक्शन करो अगली मीटिंग में डिस्क्लोज कर देना, कहानी खत्म। यानी इसमें प्रायर नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर बोर्ड अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो फिर प्रायर नोटिस भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो नोटिस कब देगा, भाई देखा जाएगा वो इंटरेस्टेड कब हुआ। अगर तो वो फर्स्ट टाइम कंसीडरेशन से पहले इंटरेस्टेड है
तो जो वेरी फर्स्ट मीटिंग होगी जिसमें उस कॉन्ट्रैक्ट को कंसीडर किया जाएगा, उस मीटिंग में डिस्क्लोजर देगा। और अगर वो इंटरेस्टेड हुआ आफ्टर फर्स्ट टाइम कंसीडरेशन, तो फिर वो इंटरेस्टेड होने के बाद जो वेरी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें डिस्क्लोज करेगा अपना इंटरेस्ट। बात समझ आती है? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? पहले हमने देखना है कि अप्रूवल रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड, फिर देखना है इंटरेस्टेड कब हुआ, उस हिसाब से डिस्क्लोजर डिसाइड करेंगे। एग्रीड? आगे चलते हैं। डिस्क्लोज कैसे करना है? एक तरीका है स्पेसिफिक नोटिस भेज दो, एक तरीका है जनरल नोटिस भेज दो। इसका क्या मतलब है? देखिए स्पेसिफिक नोटिस क्या, फर्ज कीजिए डायरेक्टर की स्पाउस किसी दूसरी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव है, अब वो जो दूसरी कंपनी है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है हमारी मेन कंपनी को। अब हर महीने सप्लाई आती है, क्या हर महीने डायरेक्टर डिस्क्लोजर देगा, सर इस ट्रांजैक्शन में मेरा इंटरेस्ट है, इस ट्रांजैक्शन में मेरा इंटरेस्ट है, इस ट्रांजैक्शन में? ये भी पॉसिबल है कि आप ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर देते जाए, लेकिन ये होगा स्पेसिफिक नोटिस। लेकिन लॉ कहता है बेहतर है यहां पे आप जनरल नोटिस भेजें। जनरल नोटिस का क्या मतलब? लिखा जाएगा, अब देखिए अल्फाज सुनिएगा, कि मैं XYZ कंपनी में इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हूं थ्रू स्पाउस, लिहाजा इस कंपनी के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस हों उनमें मुझे इंटरेस्टेड डायरेक्टर समझा जाए। अब अगर ये नोटिस भेज दिया कंपनी को, बताइए अब जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी हर बार स्पेसिफिक नोटिस की जरूरत है? नहीं है। लेकिन याद रखें इस नोटिस का वैलिडिटी पीरियड क्या होगा? इसका वैलिडिटी पीरियड होगा टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये लाइफ टाइम नोटिस नहीं है। कहां तक है? मैंने ये नहीं कहा 1 ईयर तक, टिल द फाइनेंशियल ईयर। पता क्या होता है? क्या होता है? अकाउंटिंग, जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, जैसे पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर क्या है वाला? 30 जून, 1 जुलाई से लेके 30 जून। और बहुत सी कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर भी यही है। फाइनेंशियल ईयर में और कैलेंडर ईयर में फर्क है। अच्छा, अब फाइनेंशियल ईयर एंड, यानी अगर फर्स्ट कीजिए कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है, ईयर एंड है 31 दिसंबर, उसमें डायरेक्टर ने 25 अक्टूबर को नोटिस इशू किया, जनरल नोटिस। अब ये नोटिस कब एक्सपायर होगा? 31 दिसंबर को। डायरेक्टर को चाहिए कि 31 दिसंबर से पहले पहले अगले साल के लिए फ्रेश नोटिस इशू कर दे जनरल। क्लियर? कि नोटिस स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, और इसका वैलिडिटी पीरियड क्या होगा? टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उससे पहले अगले साल के लिए अगर अभी भी इंटरेस्टेड है तो जनरल नेक्स्ट ईयर के लिए जनरल नोटिस दोबारा इशू कर दे। नोटिस डायरेक्टर्स मीटिंग में दिया जाएगा, किसी डायरेक्टर को पर्सनली नहीं दे दिया जाएगा कि भाई ये देखे मेरी तरफ से नोटिस है, नहीं, बोर्ड मीटिंग में। हाँ, ये किया जा सकता है कि डायरेक्टर खुद जाके बोर्ड मीटिंग में नोटिस दे दे, या किसी दूसरे डायरेक्टर को कहे कि भाई आप मेरे बिहाफ पे जाके बोर्ड मीटिंग में ये नोटिस दे देना। लेकिन याद रखें ये इसकी जिम्मेदारी होगी कि इंश्योर करें नोटिस वहां तक बोर्ड मीटिंग में पहुंच गया। मिडल मैन अगर कोई नेग्लिजेंस शो करवाता है तो वो नेग्लिजेंस इस डायरेक्टर की समझी जाएगी। क्लियर? इसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप, प्रोहिबिशन। भाई बता दिया सर इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा इंटरेस्ट है। मीटिंग में बैठे थे 10 डायरेक्टर, एक डायरेक्टर ने कहा सर इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा इंटरेस्ट है। क्या करें? अब इस कॉन्ट्रैक्ट को जब डिस्कस कर रहे हो, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड कर रहे हो, इंटरेस्टेड डायरेक्टर को पार्टिसिपेट करना चाहिए? कॉमन सेंस कहती है नहीं करना चाहिए। तो लॉ ने पाबंदी लगा दी कि जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होगा वो ना तो कोरम के लिए काउंट किया जाएगा, यानी जब डिसाइड हो रहा कोरम पूरा है कि नहीं तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को काउंट, इंटरेस्टेड डायरेक्टर डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, और इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट भी नहीं देगा इस इशू पे। ये तीनों पाबंदियां सिर्फ उस इशू के लिए हैं, फॉर दैट मैटर जिसमें वो इंटरेस्टेड है। इसका मतलब है मीटिंग में अगर 5 मैटर डिस्कस हो रहे हैं, एक में उसका इंटरेस्ट है, तो बाकी 4 मैटर्स में वो पार्टिसिपेशन कर सकता है, कोरम में भी काउंट होगा, डिस्कशन भी कर सकता है, वोट भी दे सकता है। लेकिन 5वां मैटर जिसमें वो इंटरेस्टेड है,
इसमें ना पार्टिसिपेशन कर सकता है, ना कोरम में काउंट होगा, ना ही वोट दे सकता है। हाँ, अगर कंपनी लिस्टेड है तो पाबंदी मजीद बढ़ गई। लिस्टेड कंपनी के केस में इंटरेस्टेड डायरेक्टर उस मीटिंग में ही मौजूद नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, लिस्टेड कंपनी के केस में इंटरेस्टेड डायरेक्टर ना अटेंड नहीं करेगा मीटिंग। आपको पता है लिस्टेड कंपनी के केस में रिक्वायरमेंट्स लॉ की ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। बिल्कुल जी, 4 मीटर्स नहीं कर सकते लिस्टेड कंपनी में, 4 मीटर्स की डिस्कस नहीं कर सकते। लिस्टेड कंपनी में तो वो मौजूद ही नहीं होगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं, वोट करेगा कि नहीं, वो नहीं कर सकता। आगे चलते हैं आप। एक्सेप्शन, प्रोहिबिशन क्लियर हो गई, एक्सेप्शन सुनिए। पहले तो एक कंसेप्ट क्लियर कर लें, ये एक्सेप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस चीज की नहीं है कि डिस्क्लोजर देना है कि नहीं देना, नहीं नहीं, डिस्क्लोजर हर केस में देना है अगर इंटरेस्टेड है तो। एक्सेप्शन है इस प्रोहिबिशन की कि ये प्रोहिबिशन किन पे अप्लाई नहीं होगी। पहला, प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगी, यानी प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, डिस्क्लोजर वो भी देगा, लेकिन वो मीटिंग को अटेंड भी कर सकता है, कोरम के लिए भी काउंट किया जाएगा, डिस्कशन भी कर सकता है, वोट भी दे सकता है। प्राइवेट कंपनी के लिए ये प्रोहिबिशन नहीं। और दूसरा किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये इंडेमनिटी क्या होता है ये बताया था आपको। इंडेमनिटी क्या मतलब, मिलता, कंपनसेशन से मिलता जुलता है, लेकिन इंडेमनिटी में ये कंसेप्ट है कि नुकसान आपकी वजह से हुआ और आप कंपनसेट कर रहे हैं, तो ये इंडेमनिटी होगी। ठीक है, ये इंडेमनिटी होगी। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए, मर्केंटाइल लॉ में एग्जांपल है। आपके दोस्त ने आपको एक ब्रीफकेस दिया, उसने कहा इसमें बड़ी अहम चीज है, संभाल के रखना इसको। आपने कहा अच्छा, आपने जाकर उसे अपने कमरे में रख दिया। थोड़ी देर बाद धमाका हुआ और आपका हाथ जख्मी हो गया, पता चला उसमें बम था। अब मुझे ये बताइए कि ये नुकसान हुआ आपके दोस्त की वजह से, अब आपके इलाज मुआवजे का खर्चा वो बर्दाश्त करेगा, बताए। उसको छोड़े, एग्जाम्पल के ऊपर फोकस, कंसेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए। अब क्या आपके दोस्त को आपके इलाज मुआवजे का खर्चा बर्दाश्त करना चाहिए? ला कहता है बिल्कुल, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी आपको पूरी सूरत हाल से आगाह करता है, जिसको आपको ब्रीफकेस दे रहा था। अब अगर वो खर्चा आपको अदा करता है, ये होगा वो आपको इंडेमनीफाई कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से नुकसान हुआ। अब ये कंपनी के केस में कैसे अप्लाई होगा, सुने। आपको याद है जब डायरेक्टर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक सिक्योरिटी वगैरह तो मांगता ही है, आर्टिकल्स भी देखता है, कितनी कोई लिमिट तो नहीं लगाई गई। एक काम और कहता है डायरेक्टर से, क्या पर्सनल गारंटी दो, जाती गारंटी। पर्सनल गारंटी का मतलब क्या है कि अगर कंपनी लोन पे नहीं कर सकी तो आप लोन पे करोगे। पर्सनल गारंटी ये होती है। पर्सनल गारंटी दे दी, लेकिन डायरेक्टर ने पहले मेंबर से पूछा, दूसरे लोगों से पूछा, भाई अगर हम गारंटी देते तो आप बाद में मुकर तो नहीं जाओगे, मतलब हम आर्जी तौर पे आपको सपोर्ट करने के लिए बैंक को पैसे दे देंगे, लेकिन बाद में हमें वापस दोगे ना? उन्होंने कहा जी बिल्कुल देंगे। मेंबर्स की अप्रूवल होगी, उन्होंने गारंटी दे दी। अब अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाए ड्यू डेट पे, बैंक ने डायरेक्टर से पैसे ले लिए, क्या डायरेक्टर्स के कंपनी से पैसे लेने बनते हैं कि नहीं? वो डायरेक्टर बड़े गुस्से में, जिस डायरेक्टर ने पैसे दिए, उसने कहा अब की बार बोर्ड मीटिंग होगी तो मैं तो ऐसे की तैसे सारे डायरेक्टर्स की, उन्होंने ड्यू डेट के ऊपर बैंक को किसकी नहीं जमा करवाई, बैंक मेरे पास आ गया पैसे लेने, मुझे देने पड़ गए पैसे। वो गुस्से में भरा मीटिंग में पहुंचा और दूसरे डायरेक्टर से कहने लगा सबसे पहले एक मैटर डिस्कस होगा, क्या ये जो डिफॉल्ट हुआ है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन शुरू होने लगे, बाकियों ने कहा भैया आप कमरे से बाहर चलें। उसने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि लॉ में कहा हुआ है इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग को अटेंड नहीं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो होगा कोरम के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वोट नहीं देगा। अब मुझे बताइए क्या ये प्रोविजन इस केस में एप्लीकेबल होनी चाहिए? क्योंकि भाई एक तो मैंने नेकी की, भला किया, कि जरूरत के बाद गारंटी दी, फिर आप लोगों ने डिफॉल्ट किया, मैंने पैसे भी दिए और आप कह रहे हो मैं बाहर चला जाऊं, ऐसे नहीं होगा। इसमें लॉ ने इजाजत दी है, इसमें लॉ ने इजाजत दी क्या कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो, डायरेक्टर को पे करना पड़े कंपनी के बिहाफ पे, तो उसको इंडेमनीफाई करना है
इसमें वो बोल भी सकता है, वोट भी कास्ट कर सकता है और कोरम के लिए भी गिना जाएगा। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जो एक्सेप्शंस हैं, वरना इंटरेस्टिंग डायरेक्टर के ऊपर ये पाबंदी है। क्लियर हुई बात? कंसेप्ट समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अगर एक आधा डायरेक्टर है, क्या करे? डिस्क्लोजर दे अपने इंटरेस्ट का, उसके ऊपर ये पाबंदियां लगेगी। अगर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, फर्ज कीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो फिर क्या करें? सारे डायरेक्टर्स ही फर्ज कीजिए अगर इंटरेस्टेड है, या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, अब क्या करें? ला कहता है भैया अब बात डायरेक्टर्स की मीटिंग से निकल गई, अब आपने मेंबर जनरल मीटिंग में इसकी अप्रूवल लेनी है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड हुआ है। और अगर कोई डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, उसने तो दूसरे डायरेक्टर को नोटिस देना है, बताना है मैं इंटरेस्टेड हूं। अगर मीटिंग में अगर कोई दूसरा ऑफिसर इंटरेस्टेड है, जो डायरेक्टर नहीं, जैसे सीएफओ वगैरह या हमारा मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ये क्या करें? ये भी डायरेक्टर्स को ही नोटिस देंगे, लेकिन ये मीटिंग में नहीं, क्योंकि ये मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये मीटिंग में बैठते ही नहीं है, लेकिन इन्होंने नोटिफाई करना है। यानी दूसरे ऑफिसर ने भी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इनका इंटरेस्ट है, डायरेक्टर्स को नोटिफाई करेंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट? सिंपल। जरा क्विक से रिवीजन करते हैं। मुझे बताइए कि डायरेक्टर्स ने क्या चीज डिस्क्लोज करनी है दूसरे डायरेक्टर को जब वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है। अच्छा, ये इंटरेस्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट से क्या मुराद है? स्पाउस, माइनर एंड पेरेंट के जरिए। अच्छा मुझे बताइए, ये इंटरेस्ट डिस्क्लोज कब करना है? अगर अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है ट्रांजैक्शन की, आफ्टर। अगर अप्रूवल रिक्वायर्ड है और वो पहले से इंटरेस्टेड था, अगर अप्रूवल रिक्वायर्ड है और वो फर्स्ट टाइम कंसिडरेशन के बाद इंटरेस्टेड हुआ है। नोटिफाई करने के कितने तरीके हैं? नोटिस कितने किस्म का हो सकता है? जनरल और स्पेसिफिक। जनरल नोटिस का एक्सपायरी पीरियड क्या होता है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पाबंदियां क्या है इंटरेस्टेड डायरेक्टर पे? कोरम का हिस्सा नहीं बन सकता, डिस्कशन बोर्ड भी नहीं कर सकते। क्या जब कभी हमसे प्रोहिबिशन पूछे, हमें लिस्टेड कंपनी वाली बात हमेशा करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में क्लियरली कह दे कि अनलिस्टेड है तो फिर हम नहीं करेंगे। और एक्सेप्शंस क्या हैं? चलिए अब जरा पास्ट पेपर के क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमें अंदाजा होगा कि कंसेप्ट समझ आया कि नहीं। जी जी, तो आपने लिखा तो मीटिंग से पहले डिसाइड करते हैं। नहीं, मीटिंग से पहले डिसाइड करेंगे, लेकिन कोरम मीटिंग के दौरान भी होता है। मीटिंग के दौरान भी कोरम पूरा होना जरूरी है। स्टार्ट में कोरम था 3 मैटर्स के लिए, दरमियान में डायरेक्टर उठ के चला गया। अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कोरम से कम हो गए ना, तो फिर मीटिंग भी खत्म। मीटिंग के लिए कोरम होना चाहिए स्टार्ट में भी, थ्रू आउट द मीटिंग। जी, कोरम पूरा ना तो फिर बस बाकी की मीटिंग खत्म, बाकी की मीटिंग अगली दफा होगी, एडजॉर्न होगी मीटिंग फिर। अगर क्योंकि कोरम के बगैर मीटिंग करते हैं तो वो मीटिंग इलीगल कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 45। What is the procedure for filing a general notice of interest by director and what would such a general notice include? क्या प्रोसीजर है? नोटिस फाइल किया जाएगा डायरेक्टर्स मीटिंग में, सेंड किया जाएगा, और इस जनरल नोटिस में लिखा क्या जाएगा? ये जरा पढ़िए, ये जनरल नोटिस ऑफ इंटरेस्ट पेज 256 है। इसमें देखिए दूसरी लाइन में वो जो कोमास है उसके अंदर उसने बताया हुआ है। वर्डिंग पढ़िए जरा। अरेंजमेंट मेड बाय डैड, ठीक है। ये जनरल नोटिस स्पेसिफिक नहीं है। 46, अच्छा 46 में वो यही रूल बता रहा है कि इन ए मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नो डायरेक्टर शैल टेक एनी पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ
or vote on any contract arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of company if he is any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in the contract or arrangement, nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum at time of any such discussion or vote, and if he votes, his vote shall be void. ये है लीगल लैंग्वेज, लीगल है, कम्प्लेक्स है ना, बात सीधी कर रहा है लेकिन घुमा के क्या कह रहा है कि अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ कोरम में भी काउंट नहीं करेंगे, वोट भी इसका काउंट नहीं करेंगे, डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक्सप्लेन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बोलो, क्या बोलेंगे? प्राइवेट कंपनी, कहीं लिस्टेड कंपनी ना लिख दीजिएगा, वो और कंटेक्स्ट में है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के साथ वाकई ये भी लिखता है कि पब्लिक कंपनी के साथ इसका कोई होल्डिंग सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। 47 केस स्टडी, Fraz Limited FL is considering to enter into a contract with Bari Limited for the construction of its new manufacturing facility। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती है, यहां तक कोई इशू नहीं। The board of directors of FL has authorized Hassan Ali, an executive director, to negotiate the final price with BL। यहां तक भी कोई इशू नहीं है भाई कि कोई ना कोई डायरेक्टर को कहेंगे जाके नेगोशिएशन करो। Sara Ali, who is chief executive in BL, is the spouse of Hassan Ali। यहां पे इशू आ गया, क्या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है, ठीक है, अब उसके नेगोशिएशन कर रहा होगा, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक तरह से आ गया ना। In view of the provisions of Company Act 2007, briefly explain the responsibilities of Hassan Ali towards FL under the above circumstances। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? सबसे पहले डिस्क्लोज करे अपना इंटरेस्ट, नोटिस दे बोर्ड मीटिंग में, फिर इसके बाद प्रोहिबिशन कि वो डिस्कशन भी ना करे। अच्छा, लिस्टेड कंपनी तो नहीं है, नहीं ये नहीं बताया हुआ, तो हम प्रोहिबिशन भी लिख देंगे अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो उस मीटिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जी बिल्कुल एक्सेप्शन। 48 Messrs AK Limited is a renowned public limited company listed on Pakistan Stock Exchange. Mr. Farhan is one of the directors of company which is in the process of awarding a major contract to Star Printers। Major contract देने जा रहे हैं। CEO of Star Printer is a spouse of Mr. Farhan। जी बताइए, इंटरेस्ट आ गया कि नहीं आ गया? Indirectly। Keeping in view the above information, answer the following questions in the light of provisions of Companies Act 2017। Is Mr. Farhan required to disclose his relation with CEO of Star? बिल्कुल रिक्वायर्ड है। If Mr. Farhan is interested in a contract or agreement before its discussion in the board of directors meeting, when would such disclosure of interest be made? Very first meeting में, हाँ, जिसमें ये मैटर डिस्कस हो रहा होगा, क्योंकि पहले हुआ है, पहले से इंटरेस्टेड है। When will Mr. Farhan disclose the interest if his spouse becomes CEO of Star Printers after the contract was awarded? अब ये बाद में इंटरेस्ट हुआ ना, जिस वक्त इनिशियल डिस्कशन तब नहीं, तो वेरी फर्स्ट मीटिंग, बोर्ड मीटिंग आफ्टर ही बिकेम इंटरेस्टेड। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह हम चीफ